चलो लिखो, हाउ टू फाइंड, टॉपिक डालो, हाउ टू फाइंड एनी यूनिट वेक्टर, हाउ टू फाइंड एनी यूनिट वेक्टर, कोई भी यूनिट वेक्टर। अच्छा सबसे पहले ये बताओ, यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन बता। बस पेज पलटना चालू, तुम बताओ। अच्छा तू बता। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। और उसका डायरेक्शन होता है कि नहीं होता, होता है। तो अगर किसी भी वेक्टर का अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम करेंगे क्या, मान के चलो कि हमको ए वेक्टर दिया हुआ है, इसका अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर क्या है सिंबल, ए के ऊपर ऐसा कैप। उस वेक्टर को निकालने के लिए उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड। किसी भी वेक्टर को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो वो वेक्टर मिलेगा, और वो वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर। इसको पहले नोट डाउन करो सब लोग। हो गया नोट डाउन। क्वेश्चन लिखिए, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सब नोट डाउन कर लिए ना। हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं, लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर। ये टेस्ट में आया था क्वेश्चन। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन i माइनस जे प्लस के, तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन इन चारों में से कौन कौन सा यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ट्राई करो, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं। इन चारों में से कौन कौन सा आपको लग रहा है कि चारों में से यूनिट वेक्टर कौन कौन सा है। ठीक है, अपना आंसर कॉपी में मार्क कर लेना, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। एक से ज्यादा भी हो सकता है। इसमें से कौन कौन सा यूनिट वेक्टर हो सकता है। चलिए, हो गया सबका आंसर, नहीं। चलो, किस किस का आंसर है ए। 1 2 3, इधर से 2 2 4 2 6 लोग। दूसरा ऑप्शन भी किस किस का है, कि दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है। 1 2
3 4 5। थर्ड ऑप्शन किसी को पसंद नहीं आ रहा। 1 2 3 लास्ट। 2 2 4 2 6 7। चलो अब मेरे को ये बताओ, पहला ऑप्शन किस किस का था, फिर से हाथ उठाओ। कैसे पता चला कि ये यूनिट वेक्टर है? 1 स्क्वायर। ठीक है, हमको पता है कि यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। बहुत बढ़िया बात है। इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले तो कैसे निकालते हैं? रूट अंडर कैसे निकालते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो वहां ए का वैल्यू कितना है? 1। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। मैथ्स आता है बढ़िया से? बताइए इसका आंसर कितना आएगा? 1 की √3। √3 आएगा ना। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड √3 आ रहा है और √3 और 1 बराबर होता है कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड √3 आ रहा है तो यूनिट वेक्टर होगा कि नहीं होगा? चलो बहुत बढ़िया। उसी तरीके से अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा? √3। तो बताओ खुद से ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है? खत्म। इसका निकालते हैं। इसका होगा 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। कितना आएगा? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना आएगा? 3/3। 3/3 कितना आया? तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया। इसका मतलब यूनिट वेक्टर। चलिए इसका भी निकाल लेते हैं। रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1 कितना आएगा? तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर अगर पहचानना हो तो सिंपल आइडिया है कि उसका मैग्नीट्यूड निकालिए। अगर उसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली कितना आता है? 1, तो वो यूनिट वेक्टर है। इसको नोट डाउन कर लो। हो गया? आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन लिखिए। फाइंड अ यूनिट वेक्टर। फाइंड अ यूनिट वेक्टर ऑफ A vector is equal to 4i cap प्लस 3j cap। ये एक वेक्टर है जिसका आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, ट्राई करिए। हमको एक इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो। हाँ, बहुत आसान है। अभी हम फॉर्मूला लिखा दें कि किसी का भी यूनिट वेक्टर अगर हमको चाहिए तो उस वेक्टर को हम लोग सिंपली उसका मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे? डिवाइड। चलिए तो 4i प्लस 3j ये लिख लिए, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना आएगा?
तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो इसको अच्छे से लिखो ऐसे, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/5 आई कैप प्लस 3/5 जी। तो ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है? अगर किसी को डाउट लग रहा है कि पता नहीं यूनिट वेक्टर निकला कि नहीं निकला, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो कितना आना चाहिए देख लो, अगर भरोसा नहीं हो तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, अगर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा देखो तो एक बार। हाँ, एक हो जाएगा। इसीलिए हाँ, तो इसीलिए जब भी यूनिट वेक्टर निकालना हो, उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड। ठीक है, समझ में आ गया यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? एक नोट में एक पॉइंट लिखिए, नोट में एक पॉइंट लिखिए, लिखिए डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड ए कैप इज, बताइए दोनों का डायरेक्शन सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? मैग्नीट्यूड का। ए कैप का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली कितना होगा? 1। ए वेक्टर का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो ए वेक्टर इज इक्वल टू n टाइम्स ए कैप। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। 1 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर को हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई भी वेक्टर को, n वहां कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस रूट में कुछ भी। बस याद रखना है कि ए वेक्टर का और ए कैप का डायरेक्शन हमेशा क्या मिलेगा? सेम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए, एक टॉपिक डालिए डॉट प्रोडक्ट, बस यही हम लोग को पढ़ना है इस टॉपिक में लास्ट। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस तुम लोग को शायद नहीं होगा सिलेबस में, देखिए नहीं है ना। चल, डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है जैसे कि हम लोग एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ ऐड कर सकते हैं, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन नहीं होता वेक्टर्स में, तो यहाँ सिर्फ सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन, और दो होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट तुम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, सब यही पढ़ लोगे तो 11th में कुछ तो पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ तुम लोग को कौन सा प्रोडक्ट पढ़ना है? डॉट। अब डॉट प्रोडक्ट को हम लोग लिखते कैसे हैं? तो अगर कहीं भी तुमको ऐसा दिखा मिले ए और बी के बीच में एक डॉट ऐसा, तो ऐसे मत बोलना ए इंटू बी, इसको पढ़ते हैं ऐसे ए डॉट बी, तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है ऐसा, ए कैप सॉरी ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है, बस याद रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये क्या है? ए वेक्टर मॉड का मतलब ए का मैग्नीट्यूड, ये बी का मैग्नीट्यूड, और यहां क्या है? कॉस थीटा। तो ये थीटा क्या होता है? एंगल। तो याद रखना ये जो थीटा है ये एंगल है बिटवीन किसके बीच? ए एंड, इसको पहले नोट डाउन करिए अच्छे से। याद हुआ सबका वैल्यूज? cos 0, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, रोज थोड़ा एक एक दो दो याद करोगे तो रोज याद हो जाएगा। ऐसे जितना जल्दी हो सके याद कर लो।
ठीक है, यहां तक समझ में आया। थीटा किसके बीच एंगल है? ए और बी। मान के चलिए कि आपको बोला गया कि आई डॉट आई कितना होगा, तो हम फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे। यहाँ आई हो गया ए वेक्टर और आई हो गया कौन सा? बी वेक्टर। यहां सबसे पहले किसका मैग्नीट्यूड? आई का। आई का मैग्नीट्यूड कितना? 1। फिर किसका मैग्नीट्यूड? 1 इंटू कॉस थीटा। थीटा किसके बीच एंगल होता है? ए और बी। अब मेरे को बताओ आई और आई के बीच कितना एंगल होगा? 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 कितना होता है? 1। तो बताइए 1 इंटू 1 इंटू 1 का आंसर कितना आया? कितना आसान है बताओ। तो फिर से अगर हम एक ट्राई दें कि 2i डॉट 4i कितना होगा? 2i का मैग्नीट्यूड 2, इसका मैग्नीट्यूड 4, एंगल 2i और 4i सेम डायरेक्शन में होगा, cos 0 डिग्री, तो इसका ही वैल्यू कितना होगा? 1। आंसर कितना हो गया? लास्ट माइनस आई डॉट 2i, माइनस आई का मैग्नीट्यूड 1 की -1? 1 होगा। माइनस आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। याद है रूट अंडर -1 का स्क्वायर करें कितना आएगा? 1। तो यहां हो गया 1 इंटू 2i का मैग्नीट्यूड 2। बस यही बताओ कॉस कितना? माइनस आई का मतलब किधर? एक्स एक्सिस में कि माइनस एक्स एक्सिस? माइनस एक्स एक्सिस। और 2i इधर हो गया, तो एंगल कितना होगा? 180। कॉस 180 याद रखना, उसका वैल्यू कितना होता है? -1। बताइए इसका आंसर कितना आएगा? -2। एक तो ये बोरिंग सा प्रोसेस है, सीधा सीधा करने का, जल्दी में करने का। यहां 1 और यहां 1, तो 1 इंटू 1, यहां 2 और यहां कितना है? 4 इंटू 2, यहां कितना है? -1, यहां कितना है? 2। 2 इंटू -1, उतना सोचना ही नहीं है क्या हो रहा है। उसके बाद आई डॉट जे, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड कॉस। आई और जे मतलब एक्स और वाई। कॉस कितना हो गया? 90। कॉस 90 0। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0। उसी तरह से बताओ जे डॉट के, आई डॉट के कितना होगा? इसको पहले नोट डाउन करिए। वाह, बड़ा फास्ट उतार लिए सब लोग जल्दी। बताते हैं अभी तुरंत। ये सीख लिए। अब नहीं उतारे?
उतार जल्दी। यहां आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच एंगल 90, cos 90 कितना होता है 0, तो 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0। ठीक है, अब यहाँ एक चीज समझो कि मान के चलो कि अब हमको बोला गया कि देखो ए वेक्टर दिया हुआ है i-2j प्लस के और बी वेक्टर दिया हुआ है i प्लस जे माइनस 2k। दो वेक्टर दे दिया और बोला कि आप निकालो a डॉट बी। ठीक है, तो यानी कि हमको a डॉट बी निकालना है। तो मैथ्स के हिसाब से हम पहले कैसे लिखेंगे, i-2j प्लस के, ये हो गया a वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है i प्लस जे माइनस। मैथ्स में अगर हमको मल्टीप्लाई ही करना रहता था तो कैसे मल्टीप्लाई करते थे, पहले i को i के साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ, या तो पहले इसको इसके साथ, फिर 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 इसको इसके साथ, ऐसे ही करते हैं ना मैथ से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब समझो ध्यान से, i को अगर हम i के साथ किए कितना आएगा जल्दी बताओ, सी आई स्क्वायर, डॉट प्रोडक्ट में आना मल्टीप्लाई, तो i डॉट आई, तो याद है 1 इंटू 1 कितना लिखेंगे 1। अच्छा i को j के साथ करें तो 0, i को k के साथ करें तो 0, j को फिर i के साथ करें तो 0, फिर -2j, देखो तुरंत -2j और यहां कितना है j, तो यहां -2 और यहां 1 कितना आएगा -2, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 0, इसको इसके साथ 0, इसको इसके साथ 0, फाइनली क्या बचा k इंटू -2 के कितना आएगा -2, बताओ -2 -4, आंसर कितना आएगा -3। अब इतना समझदार हो गए होगे, इतना फालतू करके कोई फायदा नहीं है, सिर्फ i को i के साथ करेंगे, j को j के साथ और k को k के साथ, बाकी के साथ करने से आंसर कितना आएगा 0। उतारो इसको जल्दी। कौन सा कॉस, वो तो हम लोग सीख लिए कि कैसे निकालते हैं, अब उतना थोड़ी करेंगे कि कॉस कॉस लिखते जाएंगे, अब वो कुछ लिखेंगे नहीं, हमको इन दोनों का डॉट करना था, हम तुरंत कर दिए, ये रहा फाइनल आंसर। समझे, उतारो। कॉस थीटा, अब थीटा कैसे बता कि इसके और इसके बीच कैसे एंगल निकालेगा तुम, तो वहां फंस जाएंगे, तो इसीलिए ऐसे निकाल लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, तो अगर आ गया समझ में, चलिए तो पेज नंबर 36 निकालिए सब लोग। पेज नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 4, पेज 36, क्वेश्चन नंबर 4। आराम से पहले उस क्वेश्चन को पढ़िए।
पेज 36 क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लिए सब लोग? उसमें ध्यान से देखो तो फोर्स का एक वेक्टर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है वेक्टर बताइए दो। 4j कैप, ये फोर्स का वेक्टर दे दिया। और एक और वेक्टर दिया एस वेक्टर शायद ना, क्या दिया हुआ है? +4, दोनों सेम है। आपको निकालना क्या है? वर्क डन। और देखो एक वर्क डन का एक फॉर्मूला दिया हुआ ब्रैकेट में, एफ एस लिखा है कि एफ डॉट एस लिखा है? एफ डॉट एस। यानी अगर वर्क निकालना होगा तो इन दोनों वेक्टर का क्या निकालना है? डॉट प्रोडक्ट। बताओ आंसर क्या होगा जल्दी। सिंपल है। जब डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हम तो पता है कि दोनों का डॉट करना है, और डॉट में आई को आई के साथ और जे को जे के साथ। तो आई को अगर आई के साथ करेंगे कितना आएगा? 9। इसको इसके साथ 16, 9 + 16 25। और वर्क का यूनिट देखो आंसर मैच करवा रहा है। समझ में आया डॉट प्रोडक्ट सबको? अब ये वर्क का फॉर्मूला जो होता है एफ डॉट एस, ये क्लास 11th में पढ़ लोगे। आपको वहां ब्रैकेट में इसलिए दिया क्योंकि आपको पता नहीं है कि वर्क का फॉर्मूला क्या 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 बोल रहा है। 9 में था फॉर्मूला? डॉट प्रोडक्ट में दिया था कि खाली मल्टीप्लाई में दिया था? हाँ, क्या फॉर्मूला लिखाया था? हाँ दिया, वेक्टर में दिया हुआ था ऐसे ही। अच्छा, चलो एक नोट में एक पॉइंट लिखिए। ये सबको समझ में आया ना? लिखिए लिखिए, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, if two vectors are perpendicular, if two vectors are perpendicular, then their dot product is always कितना होगा? ठीक है। और अगर हम उल्टा बात करें, if dot product is 0, then both vectors are, दोनों लिख लो। बस यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0, और डॉट प्रोडक्ट 0 तो दोनों वेक्टर्स क्या होगा? परपेंडिकुलर। वाइस वर्सा दोनों ट्रू है। अब इसी कंसेप्ट को सीखते हुए उसी पेज में, पेज नंबर 36 में क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए सब लोग, और कोई डिस्कशन नहीं। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से क्वेश्चन पढ़ो, पहले हड़बड़ाना नहीं। आपके पास 3 मिनट समय है, आपको जो करना है करो, कोई मतलब नहीं हमको। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों बनाओ, और आपके पास 10 मिनट समय है। जिसका बन जाए आराम से बैठो, जिसका नहीं बने तो ट्राई करते रहो। आपस में डिस्कस नहीं करना है।
चलो सबसे पहले ना क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक वेक्टर क्या दिया हुआ है? 2i और दूसरा वेक्टर ठीक है, यही दिया हुआ है ना। और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि दोनों वेक्टर्स क्या है? परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर तो हमको पता है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। आई को अगर आई के साथ करें तो यहाँ कितना आएगा? 8। इन दोनों को करें तो -12 और इन दोनों करें तो 8 अल्फा। और हमको पता है कि उनका वैल्यू कितना होना चाहिए? 0। 8 - 12 आया सबका आंसर? कितना आसान है ना। अब 1 वाला बात करते हैं ना। अच्छा, ये किस किस से बन गया? सबसे चलो क्वेश्चन नंबर 1, पहला पहला क्या है वेक्टर? +3 k ये, और दूसरा वेक्टर -k यही है ना। और फिर बोल रखा है कि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर। तो डॉट अगर करें तो यहाँ a इंटू ए कितना हो गया? a²। इन दोनों का अब यहाँ ए पर एक क्वाड्रेटिक बन गया, और क्वाड्रेटिक तुम लोग पढ़े होंगे आराम से। इसको तोड़ सकते हैं, a²। तो यहाँ बन जाएगा a+1 और a-3 = 0। तो यहां से a का दो वैल्यू आएगा, कौन कौन सा? -1 और 3। ऑप्शन में कौन सा है? 3। तो बस 3 मार्क कर देना। समझ में आया? ठीक है, चलो उसी पेज में क्वेश्चन नंबर है 13, उसके ऊपर ओलंपियाड लेवल से ऊपर एक क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो तो बना सकते हो कि नहीं बना सकते, वरना फिर हम सिखाएंगे। पता है ना, बनाओ। उसी पेज में क्वेश्चन नंबर 13। और खुद देखो, खुद से बनाओ, पूछ पूछ के बाजू वाले से सोच सोच के बनाओगे कोई फायदा नहीं। अपना दिमाग यूज करो। अभी एग्जाम में भले पूछ के लिख लेना, और अभी खुद से। आज वेक्टर्स खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, ये तुम लोग के स्कूल में है क्या ये सब चीज? ये वेक्टर्स तो नहीं होगा, ये वाला चीज यूनिट एंड डायमेंशन है कि नहीं है? नहीं है ना। फालतू इसको पढ़ के भी टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा हम लोग जो टाइम है इसमें वेस्ट करते हैं काइनेमेटिक्स में, ठीक है? टाइम ही वेस्ट हो रहा है। काइनेमेटिक्स, उसके बाद है हम लोग का न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, फ्लूइड्स, वर्क, पावर, एनर्जी। तुम लोग को डिफरेंशिएशन हम बताए थे।
डिफरेंशिएशन स्लोप, स्लोप नहीं बता रहे थे, घटता है बढ़ता है, ऐसा पूरा नहीं बताया ना। चलो वो क्वेश्चन बनाओ सब लोग, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, उस क्वेश्चन नंबर 13 में दिया क्या है, एक एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक वेक्टर है ए ना, ये एंगल कितना है, नहीं अच्छा ऊपर दिया हुआ है क्या, चलो ये कितना दिया हुआ है 30 डिग्री है ना, और आपको एक इधर निकालना है और एक इधर निकालना है, ये निकालना है ना। याद करो हम पहले उस दिन बताए थे कि हर वेक्टर्स का दो कंपोनेंट होता है, एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा। कॉस थीटा वाला किधर जाता है, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जैसे मान के चलिए 30 डिग्री है तो इधर थीटा दिया है ना, तो इस तरफ लिखेंगे ए कॉस 30 डिग्री और इधर लिखेंगे ए साइन 30 डिग्री। या फिर अगर आपको पता है कि ये 30 डिग्री है तो इसको आप कितना बोल सकते हो 60। तो अगर आप इसको ना देख के इसको देखोगे तो इधर लिखेंगे ए कॉस 60 डिग्री और इधर लिखेंगे ए साइन 60 डिग्री। और आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 और कॉस 60 का वैल्यू सेम होता है। साइन 30 का वैल्यू 1 की 1/2, तो a/2 हो जाएगा। कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो इधर भी देखोगे तो कितना आएगा a/2। a का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 10, तो 10/2 का वैल्यू कितना हो गया 5। और इधर a cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो 10 इंटू √3/2 कितना आएगा 5√3। ऑप्शन में क्या पूछा गया है, x और y निकालना है ना, तो x का वैल्यू कितना होगा 5 और y का वैल्यू कितना होगा 5√3। समझे। इसी पैकेज का सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन है लास्ट में, पेज पलटो। चलिए इसको बना के दिखाओ जल्दी। हाँ वो लिखा है, क्या लिखा है, चैलेंजिंग क्वेश्चन सबसे लास्ट। चलिए इसको बना के दिखाई जल्दी। कोई डिस्कशन नहीं, डिस्कस करोगे मजा नहीं आएगा। देखते हैं कौन बना सकता है, अपने से बनाओ, डिस्कस करके बनाओगे कोई फायदा नहीं। ए अपने से बनाओ, डिस्कस मत करना, वरना वो चैलेंजिंग रहेगा नहीं फिर। हो गया ठीक। आ गया। चलो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर है जो एक्स वाई प्लेन में है और वो कितना एंगल बना रहा है किस एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस। तो एक वेक्टर है, मान लेते हैं इसको ए वेक्टर,
y एक्सिस से आप कितना एंगल बना रहा है 30। तो मेरे को ये बताओ इधर जो वेक्टर आएगा, जो भी इसका कंपोनेंट आएगा, ये कौन सा होगा? ए कॉस क्या 30 डिग्री, और इधर जो आएगा वो ए साइन 30 डिग्री, यही आएगा। उस क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि ए कॉस 30 कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट कि वाई कंपोनेंट? वाई कंपोनेंट कितना है? 2√3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 इज इक्वल टू 2√3। √3 कैंसल, ए का वैल्यू कितना आया 4। हमसे ए का वैल्यू पूछा है कि उसका एक्स कंपोनेंट पूछा है, एक्स कंपोनेंट। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ए साइन 30 कितना होता है 1/2, और ए का वैल्यू कितना है 4। आया किसी का? यही चैलेंजिंग क्वेश्चन है तुम्हारा। हाँ लगभग सेम है, ठीक है। चलो तो वेक्टर्स लगभग सीख लिए, पर हम दो चीज एडिशनली सिखाएंगे, लिखो बस यही लास्ट है इस वेक्टर का, ठीक है। और हम केस वाइज पढ़ाएंगे। लिखो केस 1, इतना वेक्टर्स काफी है। 11th का ऑलमोस्ट 60 to 70% वेक्टर्स पढ़ लिए, ठीक है। लिख, क्या हो गया? 30% 11th में पढ़ लेंगे। हाँ ना ना अभी नहीं, अभी पढ़ के फायदा नहीं है। अभी आपको टाइम ज्यादा पढ़ना है, ये सब एनामेटिक्स एनएलएम ये सब में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, सॉरी केस 1, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। केस 1 में रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। कोई भी दो वेक्टर रहा और उसका अगर रिजल्टेंट चाहिए तो रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला लिखवाए थे, याद है? कॉस थीटा, ये था। कभी भी कोई दो वेक्टर आएगा हमेशा आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये लगाना है। और आपको बताए भी थे कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, बताना रिजल्टेंट किस तरफ जाता है, एकदम बीच में या किसके तरफ? जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उधर जाता है। मान के चलो इधर होता है तो इधर हो जाता है, और ये रिजल्टेंट यही है। ये पढ़ चुके हैं, लिख लो इसको पहले। थीटा किसके बीच एंगल है यहाँ? ए और बी, तो ये वाला थीटा है पूरा। चलो इधर देखो, केस 2 लिखो, टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, यानी कि अगर आपको बोला जाए कि 3 वेक्टर्स का निकालो, 4 वेक्टर का निकालो रिजल्टेंट, तो कैसे निकालना है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 1 उसमें लिखो स्टेप 1, ड्रॉ ऑल द वेक्टर्स फ्रॉम वन कॉमन पॉइंट। ड्रॉ ऑल द वेक्टर्स फ्रॉम वन कॉमन पॉइंट, एक ही कॉमन पॉइंट से सारा वेक्टर्स ड्रॉ करना है, ठीक है। स्टेप 2, ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सेस। ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सेस।
ठीक है, अब इधर देखो, हाँ मान के चलो कि एक वेक्टर इधर आया, ए वेक्टर, ठीक है, एक वेक्टर इधर आया, बी वेक्टर, और एक वेक्टर इधर आया, कौन सा वेक्टर, सी वेक्टर, और ये एंगल दिया हुआ है कितना, थीटा। ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि दो वेक्टर एक्सिस में आ गया, ये तीसरा एक्सिस में है कि एक्सिस में नहीं है, नहीं। स्टेप 3, टेक टेक component take component of the vector, take component of the vector which is not in the axis, take component of the vector which is not on the axis। किस वेक्टर का कंपोनेंट लेंगे, यहां नहीं, किस वेक्टर का कंपोनेंट लेंगे जो एक्सिस में नहीं हो। ठीक है, और सबको पता है कि अगर ये सी है तो सी कॉस थीटा किधर जाएगा, किधर, इस तरफ, जिधर थीटा उधर कॉस, इधर जाएगा सी कॉस थीटा। सी साइन थीटा किधर जाएगा, उसके परपेंडिकुलर, यानी किधर, नीचे। यानी कि हम इधर इसको ड्रॉ करेंगे, इधर जाएगा सी का कॉस थीटा और इधर जाएगा सी का साइन थीटा। जब कंपोनेंट कर लिया तो इसका अब काम खत्म यहां से। अब मेरे को ये बताओ, ए और सी कॉस थीटा दोनों सेम है कि अपोजिट, अपोजिट। अपोजिट में प्लस करते हैं कि माइनस, माइनस। ये दोनों भी क्या है, अपोजिट, तो दोनों को माइनस करेंगे, और सेम रहता तो ऐड कर देते। समझ में आया। नेक्स्ट लिखो, स्टेप 4, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंगली, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंगली, add and subtract accordingly। Step 5, find the resultant। Step 5, find the resultant। ठीक है, एक क्वेश्चन हम करके बताते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन तुमको देंगे। ठीक है, 20, ये 3 वेक्टर्स दिख रहा है सबको, बोला गया कि इन तीनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ड्रॉ करो, कॉपी में सब ड्रॉ करो, साथ साथ में बनाते हैं। सबसे पहले कॉपी में ड्रॉ करो इसको। हो गया, तो सबसे पहले क्या करना है, किसका कंपोनेंट, 15 का, 20 का कि 10√2 का, करो कंपोनेंट सब लोग, करते जाओ। 10√2 का कंपोनेंट करो जल्दी, कितना आएगा, 10 और 10 आएगा, क्योंकि इधर आएगा 10√2 cos 45, 10√2 cos 45, और cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 2। ये आ गया 10, इधर आएगा 10√2 sin 45, ये भी कितना आएगा, 10। ठीक है, अब इसको भूल जाओ यहां से। उसके बाद एक फिगर यहां और बनाते हैं, फाइनल फिगर। इधर 20 है, इधर 10 है, प्लस की माइनस, माइनस, तो 20 माइनस 10, 10। 10 इस साइड होगा कि उस साइड होगा, उस साइड, तो ये हो गया 10।
इस एक्सिस में 15 नीचे 10 ऊपर है, तो फाइनल कितना होगा 5 किधर नीचे। फाइनली कितना वेक्टर्स मिला 2, दोनों के बीच कितना एंगल 90 डिग्री। और हमको पता है कोई भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट उसके बीच में होता है, और उस रिजल्टेंट का फॉर्मूला रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दोनों के बीच एंगल कितना है, तो याद है 2ab cos 90 वाला पार्ट कितना हो जाएगा 0, तो फाइनली क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जाएगा 100 और उधर 25 125, 125 को क्या लिख सकते हैं, बस हो गया सर। समझ में आया सबको क्या करना है। और ये रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच होगा कि किधर होगा, थोड़ा थोड़ा इधर होगा। ठीक है देना। एक काम करो, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, पेज 34 क्वेश्चन नंबर 18, पेज 34 क्वेश्चन नंबर 18। ट्राई करो।